नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। इस देश में इस वक्त कोरोना महामारी से दुनिया ने बल्कि बड़ी मुश्किल से निजात पाई थी, लेकिन अब फिर से एक बार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट को लेकर कितनी चिंता इस देश के नागरिकों को और स्वास्थ्य मंत्रालय को करनी चाहिए, और जो जितने मामले सामने आ रहे हैं उसमें जो डेथ के मामले हैं उनमें कारण कोरोना वायरस है या कुछ और जो कॉम्प्लिकेशंस एज से रिलेटेड और ज्यादा परेशानियां जो रिलेटेड होती हैं वो हैं। ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल नया कोरोना वेरिएंट कितना खतरनाक है, हमें उससे कितना सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, किस तरह की प्रिकॉशंस की जरूरत है, और इस वक्त कोरोना को लेकर किस तरह से इस देश के लोगों को चलना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर धीरेन गुप्ता है, को डायरेक्टर हैं आप पीआईसीयू के, आप पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता है, सीनियर फिजिशियन। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर प्रभात रंजन, सीनियर पैथोलॉजिस्ट। और डॉक्टर कैलाश शर्मा जी हैं, आप महामंत्री हैं राजस्थान राज्य नर्सिंग एसोसिएशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धीरेन गुप्ता, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, शुरुआत आपसे करते हैं। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, सबसे पहली और जरूरी बात जो हिंदुस्तान के हर परिवार से जुड़ी हुई है, ताल्लुक रखती है, कि दरअसल कोरोना का जो जिस तरह का खौफ हमने देखा है, कोरोना का जो दौर हमने देखा है, इस वक्त कोरोना से कितना डरने की जरूरत है। हाँ, देखिए इस बार हमें कोरोना से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो खौफ हमने देखा था, जहाँ इतनी डेथ्स हो रही थी और हेल्थ लोग कई कई दिनों तक लोगों को बीमार रह रहे थे और सीवियर आईसीयू में एडमिट हो रहे थे, बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है इस बार। क्योंकि इसमें एक तो हमारे को वैक्सीनेशन हुई हुई हैं, तो उन वैक्सीनेशन की वजह से हमारे को अंदर इम्यूनिटी है। पिछली बार जब कोविड पहली बार हुआ था तो हमारे अंदर नेचुरल इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं थी। तो इस बार हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है, इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। इन्फेक्शन तेजी से एक से दूसरे में फैलता है तो हमें उसका ध्यान रखने की जरूरत है। बट हाँ, जितना पिछली बार था उससे हम काफी बेहतर स्थिति में है इस बार। जी, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, अगर हमें डरने की जरूरत नहीं है, तो जो कैजुअलिटीज की खबर आ रही है, कोरोना की वजह से डेथ की खबर आ रही है, वो किस कारण है, वो कितना परेशान और चिंतित करने वाली है? अब देखिए, दो चीजें हैं। जो पेशेंट का रिस्पॉन्स है किसी भी बीमारी को, वो उसके अपने फैक्टर से लिंक्ड होता है। जो लोग एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे हैं, जिनकी अपनी इम्यूनिटी कम है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, उनमें कोई भी बीमारी सीरियस रुख ले सकती है। आमतौर पे जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जिसे कॉमन फ्लू बोलते हैं, वो भी एल्डरली लोगों में काफी सिकनेस कॉज करता है। और जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं, उनमें कभी कभी इन्फ्लुएंजा से भी लाइफ का रिस्क क्रिएट हो सकता है। तो बेसिकली ये समझने की बात है कि परसेंटेज रिस्क कितना है। जैसे गाड़ी चलाने में एक्सीडेंट का रिस्क है, पर आप गाड़ी चलाने से डरते नहीं हैं, ऐसे ही अगर परसेंटेज रिस्क बहुत छोटा है और एक खास लोगों को हो रहा है, तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे करंट कोरोना वेरिएंट में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। अधिकतर लोग, जो अभी 4,000 के करीब मामले हमारे पास हैं, अधिकतर लोग घर पे ही ट्रीट हो रहे हैं और उनको हॉस्पिटलाइज करने तक की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आम आदमी के लिए ये वायरस खतरनाक रूप नहीं ले रहा अभी। और कुछ ही लोग हैं जो इससे थोड़ी सीरियस इलनेस से पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए आम आदमी को घबराने की जरूरत अभी नहीं। नहीं है, नहीं है। डॉक्टर धीरेन गुप्ता, सिम्टम्स क्या है इस कोरोना के, और लोग जो हैं वो किन किन बातों का ध्यान रखें इससे बचने के लिए? देखो, सबसे पहले तो डॉक्टर परवीन ने बोला वो बिल्कुल ठीक बात है। ये एक आम इन्फ्लुएंजा जैसे ही सिम्टम्स हैं। अगर हम पिछला 1 साल लें, जब हमने इन्फ्लुएंजा बी के सिम्टम देखे, उसके मुकाबले बहुत ही माइल्ड सिम्टम है। मैक्सिमम पेशेंट्स हैं जिसमें गले में दर्द हुआ, लो ग्रेड फीवर हुआ, मुश्किल से 50% में भी फीवर 100 के ऊपर नहीं गया। और मैक्सिमम पेशेंट जो हम डेथ्स देख भी रहे हैं, वो कोविड के कारण ना होके किसी और कारण है। कोविड, अगर आप किसी को स्क्रीन करोगे तो चांस की बात है आपके अंदर कोविड आ जाएगा। मैक्सिमम बच्चों में जो देखा है वो गला खराब मुख्यतः सिम्टम थे और फीवर,
और खांसी और जुकाम जो एक आम इन्फ्लुएंजा पेशेंट में यूजुअली पाया गया है। एक ही पेशेंट एडमिट हुआ था, वो लूज मोशंस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। अदरवाइज बच्चों में भी कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया है। ऐसे में एकदम ये साफ है कि ना चिंता की बात है और ना ही इसको लेकर किसी तरह का पैनिक क्रिएट करने की जरूरत है। और साधारण से लक्षण हैं खांसी जुकाम के। जिन कैजुअलिटीज की खबर आ रही है वो भी कोविड की वजह से ना होकर और दूसरे जो अलग अलग कारणों से पेशेंट्स पहुंचे हॉस्पिटल में या अपने घरों में दूसरी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है या जिनको अदर डिजीज से पहले से ही वो ग्रस्त हैं, उन लोगों को कोविड होने से कोई चिंता परेशानी हो सकती है। डॉक्टर प्रभात रंजन, मैं आपके पास आ रही हूँ। कैलाश जी, आप शायद ट्रेवल कर रहे हैं, तो मैं आपके पास आती हूँ डॉक्टर प्रभात रंजन से बात करने के बाद। डॉक्टर प्रभात रंजन, आपके पास पैथोलॉजी में बहुत तरह के जो पेशेंट आते हैं, आप क्या देख पा रहे हैं कि किन पेशेंट्स में ये कोविड वेरिएंट इस वक्त ज्यादा अटैक कर रहा है? किस तरह के पेशेंट्स में, जैसे जिनको शुगर है या जिनका ब्लड प्रेशर हाई है या कोई और, आपको स्पेसिफिक समझ में आ रही है बात? गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली आप ध्यान से देखेंगे तो हर 1.5-2 महीने पे एक इस तरह का 2 से 3 महीने के गैप्स पे एक छोटा सा वेव्स आता है। जबकि आपको कम्युनिटी में ये दिखता होगा कि लोगों के गले में खराश हो रहा है, सर्दी हो रही है, कुछ लोगों को नाक की परेशानियां हो रही हैं, कुछ को एलर्जिक ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं ऐसे। तो एक्चुअली क्या है कि कोविड के माइनर वेरिएंट्स जो वेरिएशन अब वो आपके सोसाइटी में आ गया है। तो माइनर चेंजेस जो है ना, हर कुछ दिनों पे 2 महीने 3 महीने 4 महीने पे जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस में साल में 2-3 बार चेंजेस हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसके फिर एक फ्लो आ जाते हैं। तो जब ये इसका थोड़ा सा कोई मेजर नहीं लेकिन थोड़ा माइनर इफेक्टिव वाला कोई भी म्यूटेशन होता है तो वो आपको स्प्रेड ज्यादा होता है। जैसे अभी का जो वेरिएंट है उसमें फिर से इन्फेक्टिविटी की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आप सीरियसनेस की बात करेंगे इम्पैक्ट का, तो अभी भी लंग वो उस जो प्राइमरी ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन कोविड वायरस का, वो उसको उतना ज्यादा अटैक नहीं कर पा रहा है बेसिकली, और ओरल और अपर एरोडाइजेस्टिव सिस्टम जो है वहां तक ही रह जा रहा है। सो जो सर बात कर रहे थे हम लोग की इम्यूनिटी की, वैक्सीन की, एक तो वो कारण है। दूसरा इसका वायरस का सेल्फ पोटेंशियल अभी उतना नहीं बढ़ा है आपकी इम्यूनिटी के अगेंस्ट। जैसे कि सेकेंड वेव में क्या हुआ था कि वायरस जो आपका चेंज होके आया था, हमने इतने सैनिटाइजर यूज किए उसके अगेंस्ट, इतनी दवाइयां यूज किए हैं, वो सारा कुछ उसका इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो लड़ा, तो एक वेरिएंट उसका आया जो कि सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक था। तो अभी क्या है कि हमारा जितने भी छोटे छोटे वेरिएंट्स आ रहे हैं ना, ये खतरनाक नहीं है, और कई बार बिना नोटिस किए हुए चले जाते हैं, लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। आप यदि जब भी सीजनल होते हैं तो टेस्ट कराएंगे तो लोग आएंगे, आपको कोविड पॉजिटिव आएगा। तो कभी कभी बीच में न्यूज आता है कि बॉम्बे के किसी बड़े हॉस्पिटल में कोई डेथ हुआ या निमोनिया से हुआ, तो वहाँ PCR करते हैं तो पता चलता है, नहीं तो इन जनरल टेस्टिंग बंद हो जाती है। सो ये बीच में भी होते रहता है, ये नहीं है कि अभी एक वेव से आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई भी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें समझने की है, हमारे दर्शकों को समझने की है, हिंदुस्तान के नागरिकों को जानने की है, वो ये कि इस वक्त कोरोना को लेकर जितनी भी खबरें आ रही हैं, जितने पेशेंट्स की संख्या आ रही है, वो चिंता की बात नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैलाश शर्मा जी, SMS हॉस्पिटल सबसे बड़ा राजस्थान का हॉस्पिटल है, पड़ोसी राज्यों से भी यहाँ पर लोग आते हैं, आप यहाँ पर करीब से देखते हैं कितने पेशेंट्स को मतलब कोविड को लेकर पेशेंट्स आ रहे हैं, किस तरह की चर्चाएं हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बीच हो रही हैं? नमस्कार, गुड इवनिंग मैडम, सभी पैनलिस्ट को, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। देखिए, जो हमारे सम्माननीय डॉक्टर्स ने अभी कहा है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा मानना भी है कि बिल्कुल सभी लोग सही कह रहे हैं, चिंता की बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो एक तरह से इसमें सतर्कता है ना, वो सतर्कता में कमी आ जाए। मास्क, 2 गज की दूरी और अपना सैनिटाइजेशन, इसके ऊपर विशेष फोकस रखना है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो पहले से कोविड में आ चुके हैं, कोविड की चपेट में,
और जो दूसरे डायबिटिक, हाइपरटेंसिव इस तरह के जो पेशेंट है ना, उनमें इसका ऑनसेट है वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो अभी तो एसएमएस की तो स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई इस तरह का वहां कोई पैनिक आया हो कि कोई लगातार कोई इस तरह के केस रिपोर्ट हो रहे हों। लेकिन हाँ, जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं उनको आइसोलेशन कर रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। बीइंग ए मेडिकल पर्सनल, मैं तो सभी लोगों से यही कहूंगा कि सतर्क रहे और बचाव ही उपचार है। यदि आप अपने आप को बचा के रखेंगे तो अपने आप को पूरी तरह से इस चीज से बचा सकते हैं। और ये तो देखो, अब इसका जो वायरस आ गया है ना, इसके नए वेरिएंट्स आने वाले समय में आते ही रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो आबादी है वो वैक्सीनेट हो चुकी है, और जिन लोगों में कम इन्फेक्शन हुआ था वो एक तरह से पैसे वैक्सीनेट हो गए, तो इसलिए उसका इतना फर्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जो न्यू बॉर्न बच्चे आ रहे हैं उनमें इस बात का जरूर ऑनसेट दिखाई देने को मिलेगा। तो यूं करके क्या है कि सीधा इसका जो अगर अपन बचाव ढूंढे तो बात यही आती है निकल के कि आप सतर्क रहें, हम लोग सोसाइटी सतर्क रहे, और जो कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से पालन करें, और अपने जो बुजुर्ग हैं जो एक तरह से इस बीमारी के लिए सॉफ्ट टारगेट है, उनको पूरी तरह सेव करके रखें। यही इसका एक बचाव हो सकता है। कोरोना के मुश्किल समय ने 2020 कम से कम ये तो हमें सिखा दिया है कि स्वास्थ्य के प्रति सजग और सतर्क कैसे रहना है, और लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी उसके बाद तुलनात्मक रूप से ज्यादा शुरू किया। लोगों ने महसूस किया कि जीवन से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, इसलिए चाहे मॉर्निंग वॉक हो, चाहे खाने के स्टैंडर्ड्स में मतलब जो हेल्दी फूड है उसको शामिल करना हो, ये सब आदतन लोगों ने अपनी दिनचर्या में बढ़ाया है। कितना बढ़ा पा रहा है, कौन बढ़ा पा रहा है, ये अलग मुद्दा हो सकता है। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, इस वक्त कोरोना को लेकर सतर्क रहने की बात कैलाश ने की है। हालांकि ओपीडीज में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या आप जो देख रहे हैं कि स्थिति उतनी अभी चिंता की नहीं है, तो हमें सतर्कता की भी उस लेवल पर प्रिकॉशंस रखने हैं डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जो कोविड के लेवल पर रखे गए थे। कोविड लेवल पे जो उतने प्रिकॉशन रखे गए थे उतने हमें रखने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ रेगुलरली वायरल इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं, और वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। कोविड आने के बाद भी मैं ये देखता हूं कि कोविड के बावजूद भी लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। जो किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन में या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जो खांसने से, छींकने से एक से दूसरे में फैलते हैं, उनके लिए हमें जो सबसे ज्यादा प्रिकॉशन रखनी है वो ये है कि हम अपने मास्क यूज करें, या एटलीस्ट लोग अपने साथ हैंडकरचीफ रखें, एंड दे डू नॉट कफ इन द एयर। अपने हाथ से अपने मुंह को कवर कर लें एटलीस्ट, जिससे कि वो बैक्टीरिया दूर तक ना फैले। जो कोविड में प्रिकॉशंस बनाई थी कि एक से दूसरे में कैसे फैलता है, उसका ध्यान रखना हमें हर तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए जरूरत है। जो लेसन हमने नहीं सीखा वो ये है कि जब तक हमें मरने का डर नहीं हो, मौत का डर नहीं हो, हम परवाह नहीं करते हैं। वी आर नॉट हाइजीनिक पीपल, वी शुड लर्न हाइजीन। रिस्क ऑफ डेथ इज वेरी लो। जस्ट जैसे सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं, और भी वायरल इन्फेक्शंस में जिनकी लो इम्यूनिटी है, डायबिटीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, उन लोगों को रिस्क, या कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको रिस्क हाई होता है किसी भी वायरल इन्फेक्शंस में मोर्टेलिटी की तरफ, डेथ की तरफ जाने में। लेकिन ये वायरस अभी क्यों कंसर्न में है? क्योंकि तेजी से फैल रहा है। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी रेट, फैलने की क्षमता बहुत अधिक है। तो जब ये तेजी से फैलता है तो घर में सब जनों को फैलेगा। हम अगर ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में सह कर्मचारियों को फैलेगा। तो ये सब हमें हाइजीन का ध्यान अगर रखें, हाथ पर रबर धोते रहें, सैनिटाइजर्स यूज करें, अपने मुंह को कवर कर लें जब भी हम खांसे या छींके। अगर हम ये बेसिक हाइजीन अपनी रखें तो हम किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बच सकते हैं, सिर्फ कोविड ही क्यों। जी डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, एक और इम्पोर्टेंट बात जो डिस्कशन में अभी आ रही है वो ये कि अभी कोई कोविड के टेस्ट वैसे नहीं हो रहे हैं। कोई मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम आई तो उसको एडमिशन हुआ, एडमिशन में और 10 तरह के टेस्ट हो रहे हैं, तब कोविड का भी टेस्ट हो रहा है।
क्या हम इस वक्त जिस स्टेज में हैं, कोविड के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको इस वक्त बढ़ाने की जरूरत, या एडवाइजरी या प्रेस्क्रिप्शन में डॉक्टर को जब आप दिखाने जाएंगे, आपके अगर सर्दी जुकाम है तो आपको कोविड का टेस्ट भी कराना है, ये इस तरह से भी सोचना शुरू कर देना चाहिए? ये समय है या अभी ऐसी कोई बात नहीं है? अब देखिए क्या है कि जो कोविड के मामले हैं ना, वो देश में यूनिफॉर्मली नहीं फैले हुए हैं अभी। कुछ एरियाज में या कुछ स्टेट्स में ज्यादा फैले हैं, कुछ एरियाज में कम फैले हैं। तो जिन एरियाज में या जिन लोकेलिटीज में कोविड ज्यादा फैला है, उस एरिया में चेकिंग को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं और रेगुलर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में खांसी जुकाम माइनर बुखार के लिए आधे लोग तो डॉक्टर तक पहुंचते ही नहीं है, वो तो केमिस्ट से लेके ही दवाई खा लेते हैं। तो टेस्टिंग की बात तो बहुत दूर की बात हो गई ऐसी बीमारी के लिए। पहले लोगों को लाइफ का डर था, हॉस्पिटलाइजेशन का डर था, तो लोग कुछ भी सिम्टम आते ही टेस्ट कर लेते थे। बट क्योंकि अभी खतरा इतना नहीं है, तो लोगों में भी टेस्टिंग को लेके इतनी सजगता अभी नहीं है। और दूसरा, देशव्यापी रूप में इतनी हाई लेवल पर टेस्टिंग करने से पैनिक फैलने की चिंता ज्यादा है, बजाय कि यूजफुल मेडिकल बेनिफिट आने की स्टेज पर। जहां पर मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर वायरस तेजी से ट्रांसमिट कर रहा है, उस एरिया में टेस्टिंग को जरूर बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर्स को और पब्लिक को और सजगता से रेस्पिरेटरी मामलों में टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये हाईली ट्रांसमिसिबल और कम्युनिकेबल वायरस है। तो लोकल डिस्कम्फर्ट, नौकरी से छुट्टी, स्कूल से एब्सेंटिज्म, कई सारी छोटी मोटी परेशानियां जो हमारी लाइफ में खलल डालती हैं, वो कॉज कर रहा है। तो जिस भी एरिया में हमें लगता है कि यहाँ पर कोविड के मामले बहुत ज्यादा हैं, उस एरिया में टेस्टिंग को और स्ट्रॉन्गर, कंपलसरी और जरूरी करना ज्यादा यूजफुल तरीका है, रादर देन स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर द कंट्री। और जैसे जैसे ये मामले बढ़ते जाएं या एरियाज बढ़ते जाएं, टेस्टिंग की गाइडलाइन को हम चेंज करते रह सकते हैं। जी डॉक्टर प्रभात, आपके यहाँ पर, आपके आसपास जितने भी टेस्टिंग के प्रेस्क्रिप्शन आ रहे हैं, उसमें कोविड के प्रेस्क्रिप्शन, मतलब कोविड की कितनी परसेंटेज बढ़ी है टेस्टिंग की, कुछ आप देख पा रहे हैं? बिहार की बात करें, पटना की, तो वास्तव में यहाँ पे टेस्टिंग का अवेयरनेस या लोगों को इसका कोई भी भय या कोई भी चिंता नहीं है। इट्स जीरो लेवल पे। और टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सभी जगह। लेकिन जनरली जो सर बोल रहे थे कि थोड़ी सी सर्दी खांसी वाली जो सिस्टम होती है हमारे सोसाइटी की, तो उसको दवा के दुकान तक ही निपटा देते हैं। सो हमारे तक तो उनके टेस्टिंग का कोई चांस नहीं। मैं एक डाटा आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ, जस्ट मैं प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि आप इसे देखें। कैसे कमाना सीखूं शायद। जी हाँ, एक्चुअली ये ग्राफ है। इस ग्राफ में हम कोविड वायरस के स्ट्रेंथ की बात करें, 2019 नवंबर दिसंबर से जब खबर में आया, तो एक्चुअली वो जुलाई अगस्त में ही चाइना में आ चुका था। वहां से लें उसकी स्ट्रेंथ के बढ़ने की क्षमता को, कि कैसे ह्यूमन पे उसके स्ट्रेंथ बढ़ते गए। तो कम्युनिकेशन उसका जो फास्ट था वो मेंटेन रहा। आप उस समय से लेके अभी तक के जितने भी वेरिएंट देखेंगे तो उसका स्प्रेड करने की क्षमता हमेशा थोड़ा बढ़ते ही गई। लेकिन लिथल इफेक्ट जो था वो आपका सबसे ज्यादा लिथल था सेकेंड वेव में। उसके बाद लिथिसिटी जो है, जो उससे कि सीरियस होना पेशेंट का या ज्यादा बीमार होना, वो धीरे धीरे ओमिक्रॉन होते होते अननोन कई वेरिएंट्स आए, गायब भी हो गए, और नीचे तक आप जाएंगे तो एक पॉइंट तक वो काफी कम क्षमता हो गई उसकी, वो हुआ, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप देखेंगे कि एक पॉइंट आया 2022 के मिड में और 23 की तरफ, कि वहां से इसकी क्षमता थोड़ी सी बढ़ने लगी। कुछ लोग को निमोनिया भी हुआ, कुछ लोग सीरियस भी हुए, कुछ लोग निमोनिया से जो अफेक्टेड थे, सीरियस थे, जब हॉस्पिटलाइज हुए तो जांच हुआ तो पता चला कि हाँ उनका कोविड भी पॉजिटिव है। बेसिकली वो कोविड के पेशेंट थे, शुरू में किसी ने सोचा नहीं। इन बिटवीन इनकी क्षमता
बढ़ रही। अभी जो मुंबई के भी कुछ एक डाटा हैं अपने और अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के भी, उसमें कुछ एक पेशेंट्स में लीवर और पेनक्रियाज प्राइमरी इन्वॉल्व हुआ दिस कोविड वायरस से, वायरल पेनक्रियाटाइटिस जो बोलते हैं या हेपेटाइटिस बोलते हैं उस तरह का, और सेकेंडरी लीवर लंग का इन्वॉल्वमेंट हुआ। सो ये एक नया चेंज हुआ है। आपको आप बोल सकते हैं कि 24 के लास्ट से और 25 के जो अभी मिड के बीच में कि कई जगह से जर्नल्स आर्टिकल्स में रिपोर्ट्स भी आए कि ये पेनक्रियाटाइटिस भी करा रहा है और हेपेटाइटिस भी करा रहा है। सो अब क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कर्व ले रही है जो कि बढ़ रही है ऊपर की तरफ, और टारगेट ऑर्गन लंग पे नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा इम्यूनिटी हो गई इसकी रिकरेंट इन्फेक्शन से। सो ये अपना टारगेट ऑर्गन भी शिफ्ट कर रहा है। सो इसकी स्ट्रेंथ अभी भी उतनी नहीं बढ़ी है। कम्युनिकेशन एक दूसरे को अफेक्ट करने की, इन्फेक्ट करने की जो बोलते हैं हम बात, वो बढ़ते जा रही है इसकी। लेकिन ये ट्राई इसकी जो म्यूटेशंस हो रही है जिस पाथवे पे, वो ये हो रहा है कि इसको टारगेट ऑर्गन भी पहुंचना है लंग पे, और लंग के पहुंचने के क्रम में ये स्ट्रेंथ गेन कर रहा है कि दूसरे ऑर्गन को भी प्राइमरीली इन्वॉल्व कर सकता है। सो यदि इस कर्व को लेके चले तो जो मेरा अभी एक प्रेडिक्शन है डाटा के आधारों पे, पूरे वर्ल्ड से जो भी कलेक्ट करके मैं इस पे कंटिन्यूअस अभी भी काम कर रहा हूँ, कभी छोड़ा नहीं। लोग भूल गए हैं कई बार बीच में इसको, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ इसको, और मैं पर डे इस पे रिसर्च डाटा कलेक्ट करते रहता हूँ वर्ल्ड के डिफरेंट जगह से, जर्नल से, आर्टिकल से, वेबसाइट से। तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है और मोस्ट लाइकली 25 के लास्ट में, नवंबर दिसंबर से लेके 2026 के मार्च अप्रैल तक, ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड होगा, उस समय में वी कैन हैव ए मैसिव स्ट्रॉन्गर वेव ऑफ कोविड विथ डिफरेंट फॉर्म। अगर ऐसा होता है जिसकी संभावना इनकार नहीं की जा सकती, और साइंटिफिकली आप बात कर रहे हैं पिछले एक्सपीरियंस से, वो वक्त नवंबर दिसंबर का जो होगा, दरअसल वो सर्दी बढ़ रही होगी तो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इसको फेस करना। कैलाश जी, सरकारों के स्तर पर इसको लेकर तैयारी को अगर देखें हम, तो क्योंकि आप एसएमएस हॉस्पिटल को बहुत क्लोजली देखते हैं और पूरे स्टेट में भी आपकी जो टीम है, क्या देख रहे हैं आप इस वक्त सरकार की तैयारियां किस तरह की नजर आ रही है? डॉक्टर साहब, सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी रहती हैं। सरकार पूरी तरह से सचेत है इस चीज को लेकर। अभी कुछ दिन पहले ही अस्पताल में हमारे जो पीएचएस हैं उनका दौरा हुआ था, तो वो सारी चीजें अस्पताल अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं करके रखता है। लेकिन लोगों से इसी बात की अपील है, क्योंकि इसकी जो संक्रमण, एकमात्र जो इसमें चिंता का विषय है ना, वो है इसकी जो संक्रमण दर है ना, वो बहुत अत्यधिक है। अब इसमें जो संक्रमित व्यक्ति है वो इस वायरस को ले जाकर अपने घर पे जो उसके बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, जिनकी 80 से 85 साल की उम्र है, जो सीओपीडी के पेशेंट है, डायबिटिक है, वो आदमी जब घर जाएगा तो इस वायरस को उनको दे देगा। तो वो जो संक्रमित व्यक्ति है उसका तो ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वो जो माँ बाप है, सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, उनके लिए ये चीज घातक हो जाएगी। तो इसलिए सरकार का पूरा जो फोकस है अभी वो इस बात को लेकर है कि संक्रमण को कैसे रोका जाए, जो इसकी संक्रमण की चेन है उसको ब्लॉक किया जाए। तो उसके लिए मास्क लगाए जाए, सैनिटाइजेशन किया जाए, प्रॉपर आईईसी कराई जाए, और ट्रीटमेंट के लेवल पे तो भाई कोरोना की दो वेव निकल चुकी है, तो जो संसाधन है वो तो अब सरकार के पास पूरी तरह से उपलब्ध है। सारे वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन के, लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट लग गए, मेडिसिन भी खूब सारी है, और जो कोविड की दो वेव गई है उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा दिया हॉस्पिटल्स में कि अब ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी तो कोई समस्या आनी नहीं है, ना मेडिसिन के लेवल पे आनी है, ना मैनेजमेंट के लेवल पे आनी है। बाकी सरकार पूरी तरह सतर्क है। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने भी कहा है इस बात को लेकर कि पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाए, और चिकित्सालय प्रशासन तो हमेशा ही पूरी तरह से चाक चौबंद और एक तरह से इन चीजों के लिए तैयार रहता है। लेकिन फिर भी अपील है लोगों से कि कम से कम संक्रमित हो। बिल्कुल डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, समाज की तो अपनी जिम्मेदारी है ही, हर घर परिवार से संबंधित व्यक्ति को अपने परिवार को बचाने के प्रयास खुद करने हैं, लेकिन सरकार अपने स्तर पर जो प्रयास करती है उन प्रयासों को किस तरह बढ़ाने की जरूरत है। इस वक्त सरकार की तैयारी कैसी होनी चाहिए अगर हम केंद्र सरकार की बात करें डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, और राज्यों के स्तर पर भी?
केंद्र सरकार की तरफ से आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले तो एक तो डर भगाएं, दूसरा लोगों को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे बड़ी समस्या जो फैलने की है वो प्रिवेंशन की है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि हाँ ये घातक नहीं है, वो लापरवाह हो जाते हैं। तो हमको ये समझना है कि जो भी कोरोना के प्रिकॉशंस थे उसको एजुकेट करे गवर्नमेंट कि आप उनको वापस फॉलो करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर पहने, अपने आप को आइसोलेट कर लें। और ये सब चीजें सबको बिल्कुल जैसे हम घर में रह के पहले कर रहे थे वो प्रिकॉशंस अभी भी लेंगे तो हमें उससे बहुत नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। अक्सर ऑफिस में भी लोगों को छुट्टियां मिलती है, दे शुड गेट, सो गवर्नमेंट शुड एजुकेट दैट दे शुड नॉट लीव दिस। अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट के पास बहुत है, अच्छा है, उस समय गवर्नमेंट ने सारी तैयारी करी हुई थी और भगवान की दया से लगता नहीं है कि इस बार अभी इतना कुछ सीरियस होने वाला है कि हमें अचानक लार्ज स्केल में ऑक्सीजन प्लांट्स और वेंटिलेटर्स और ये सब हमें फिलहाल जरूरत है। लेकिन फिर भी सारे के सारे हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स के पास एडिक्वेट फैसिलिटीज हैं ऑलरेडी, और बल्कि कोरोना के टाइम पे वो पहले से बढ़ भी गई थी। तो उसकी तरफ से कुछ नहीं, आई थिंक सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से जो जरूरी है कि वो बैकएंड पे वो सब चीजें तैयार रखे, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट एजुकेटिंग द पब्लिक, वो बिल्कुल सबसे बिल्कुल ज्यादा, और आप जैसा इम्पोर्टेंट मीडिया, ये है कि इस वक्त जो है मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ही रहा है, करता भी है। हम समय समय पर न्यूज़ 24 पर इसीलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं कि जो जनता है, जो हमारे दर्शक हैं, जो आम आदमी है, वो इस बात को जाने कि दरअसल स्वास्थ्य के फ्रंट पर इस देश में इस वक्त क्या चल रहा है। सरकार की कोविड की अगर वैसी परिस्थिति बनती है, वैसी का मतलब कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें परेशानी बढ़ जाए, पेशेंट्स बढ़ जाए, टेस्टिंग में लगातार संख्या बढ़ रही हो अस्पतालों में, लेकिन वैसी स्थिति नहीं आए, उसके लिए इस वक्त डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, उस स्थिति से बचने के लिए इस वक्त सरकार को क्या करना चाहिए? मैम, पहला चीज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले लोगों में राइट इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस ऑफ प्रिकॉशन, जैसे डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने कहा, क्योंकि अगर हम प्रिकॉशंस ले लेंगे और हम अवेयरनेस कर लेंगे तो हम वायरस के संक्रमण को होने से ही रोक सकते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों को पहले कोविड हो चुका है और कोविड के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है, वैक्सीन की इम्यूनिटी है, इसलिए वैसी स्थिति आने का चांस कम है। तीसरी चीज, अभी जैसे सर ने बताया कि हमें गला खराब तक तो इन्फेक्शन हो रहा है, पर लोगों को सांस में दिक्कत नहीं हो रही। जो पिछली बार सेकेंड वेव में मेन परेशानी आई थी वो सांस की दिक्कत या लंग के अफ्लिक्शन से आई थी, जो अभी वायरस से हो नहीं रही। और जो थर्ड वेव थी ओमाइक्रॉन की वेव, उसमें ऐसा हुआ नहीं था बहुत ज्यादा, और ये उसी का वेरिएंट है, तो उसका होने का चांस कम है। बना के रखना चाहिए दैट एक्शन प्लान विच कैन बी यूज्ड इन फेजेस एज पर द एवोल्यूशन ऑफ वायरस। मतलब अगर वायरस फैलना बंद हो जाता है तो एक्शन प्लान को वापस ले सकते हैं, अगर वायरस तेजी से फैलता है तो लोकलाइज एक्शन प्लान चला सकते हैं, अगर वायरस स्टेट दर स्टेट फैल रहा है तो एक लोकल रीजनल एक्शन प्लान चला सकते हैं, और अगर कंट्री वाइड फैलता है जैसे लास्ट टाइम फैला था तो पूरे देशव्यापी एक्शन प्लान चला सकते हैं, जिसमें हॉस्पिटल से बेड रिजर्व कर लेते हैं, ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है उसे चेक कर लेते हैं कि हॉस्पिटल के पास एडिक्वेट ऑक्सीजन आज नहीं है, तो हम उसको फैलने से पहले अपनी चेकिंग मजबूत रखें, ताकि समय पे हमें ना मालूम चले कि इन जगहों के ऑक्सीजन प्लांट चल ही नहीं रहे, या ऑक्सीजन कहाँ बन रही है, कहाँ से कैसे ट्रैवल करेगी, उसकी पाथवे डिजाइन करके रखनी चाहिए। मास्क बनाने वाले लोग, सैनिटाइजर बनाने वाले लोग, उन सब से जानकारी रखनी चाहिए कि अगर हमें स्केल अप करना पड़े तो हम तुरंत कर पाए। जी, डॉक्टर प्रभात रंजन, ऐसी स्थिति जब आती है तो लोग बड़े सजग और सतर्क हो जाते हैं, लेकिन पहले लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। सरकार को ऐसा कौन सा माध्यम निकाले कि आज ही इस स्थिति में ही हम संभल जाएं और सरकार लोगों तक इस बात को बेहतर ढंग से समझा पाए। मीडिया के माध्यम से हम अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, कैलाश जी और उनके जैसे लोग जो हैं वो लगातार अपनी टीम के माध्यम से जो भी पेशेंट आते हैं उनको ये समझा रहे हैं कि भाई कैसे आप अपने परिवारों को सुरक्षित रखें। ऐसे में समाज की जिम्मेदारी पर हमने बहुत चिंता डिस्कशन किया कि भी समाज को अपने अपने घरों में किस तरह से हाइजीन मेंटेन करना है,
कैसे प्राइमरी सिम्टम्स को पहचानना है, लेकिन सरकार की तैयारियां फेज वाइज की हम बात कर रहे हैं। आज डॉक्टर प्रभात रंजन, आज इस वक्त जब परेशानी नहीं है, जब हम सिर्फ एक 400, 500, 200 या 1000, 2000 पूरे देश में 4000 के आसपास टोटल जब केस मतलब टोटल मिला के टेस्टिंग में जो आ रहे हैं उतनी संख्या भी नहीं है, तब हम चिंता कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आज और ज्यादा इन केसेस पर कैसे यहीं पर ही यात्रा जो है कोविड की वो रुके, आगे नहीं बढ़े, तमाम बिंदुओं पर हमने जिन पर चर्चा की, उसके अलावा सरकार की और कुछ आपको लगता है कि कोई ऐसी जरूरी बात जो छूट गई हो? जस्ट इस क्वेश्चन के लिए मैम थैंक्स। मैं गवर्नमेंट को आपके न्यूज 24 के माध्यम से बताना चाहता हूं कि फ्यूचर में उनके पास जो कोविड की समस्या आएगी, जो सेकेंड वेव में थी या फर्स्ट वेव में थी या ओमिक्रॉन थी, उस तरह की नहीं आएगी। पहले ये एक्सेप्ट करना होगा, समझ गए। मास आपका रिलैक्स्ड है, किसी को कोई फियर नहीं है, कोई उनको आपको अवेयरनेस करने की जरूरत नहीं है कि मत डरो, और ये कोई डर नहीं रहा है, ना ही वो पैनिक है, सब रिलैक्स्ड है। उनको कोई कोविड प्रोटोकॉल से मतलब नहीं है। वो हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं तो आराम से वैसे ही चिल्ला चिल्ला के फोन पे बात कर रहे हैं, कोई किसी के पास मास्क नहीं है। सो उनकी चिंता भी छोड़ दें मास्क को, क्योंकि किसी को सीरियस डिजीज नहीं हो रही है। 99.99 जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है। जो बुजुर्ग लोग जैसे बताया वो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तब कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से इसमें म्यूटेशंस हो रहे हैं और जिस रास्ते पे ये जा रहा है, तो थैंक्स की वो कोविड सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव के कारण हमारा गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर काफी अपलिफ्ट हुआ। जिस लेवल पे पहले था उससे काफी हमारी तैयारी बढ़ी, और हमारे पास ऑक्सीजन से लेके बाकी चीजों की बैकअप और चीजें, बेड्स के नंबर्स ग्रामीण इलाकों तक बढ़े। लेकिन अभी क्या है कि सब सुस्ती हो गई है। यदि वार नहीं हो रहा है तो सब रोज प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं आर्मी की तरह, तो सारे स्टैग्नेंट हो गए। तो हमारा सिस्टम को जैसे आर्मी की ड्रिल्स होते रहती है रोज, ठीक है, सीआरपीएफ की होती रहती है, सो क्या है कि अभी हमारी वो ड्रिलिंग ही बंद हो गई है। तो पहला तो आप अपने वैसे ही तैयारियों की जरूरत है। दरअसल प्रभात रंजन जी, वैसी तैयारियां तो स्वास्थ्य के लिए 365/24 होनी चाहिए, और स्वास्थ्य मंत्रालय को दरअसल, स्वास्थ्य विभाग को दरअसल वॉर की तरह ही हमेशा काम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये जब आएगा मैम, जब ये आएगा, बिलीव ऑन मी, वंस इसको मोड़ आना है, लीथल फॉर्म में आना है, और जो सेकेंड वेव था उससे ज्यादा गंभीर फॉर्म में आना है। जिस तरीके से अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, वो 25 के लास्ट में आए, 26 के फर्स्ट हाफ में आए, सेकेंड हाफ में आए, आई कांट गेस एग्जैक्टली टाइम, बट आई एम टेलिंग यू इट विल कम। उस समय दूसरे ऑर्गन भी इन्वॉल्व होंगे और लंग भी इन्वॉल्व होंगे, और पेशेंट्स के नंबर आपके बढ़ेंगे। तो होता क्या है कि जब हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ती है तो ये पेशेंट हॉस्पिटल में घुसते हैं तो 4 दिन में बाहर नहीं आ जाते हैं। आज डिलीवरी की पेशेंट आई, 5वें दिन बाहर निकल गए, बेड खाली हो गई, फिर दूसरी पेशेंट आ गए। रोड ट्रैफिक की एक्सीडेंट आया, आज आए, 4 दिन में फिर बाहर निकल गए, फिर दूसरे पेशेंट आ गए। ये पेशेंट जब घुसते हैं हॉस्पिटल्स में तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक एक बेड पे रहते हैं। आईसीयू के बेड पे गए तो ये 20-25 दिन तक रहते हैं। तो क्या होता है कि जब आपके नंबर बढ़ेंगे, आज जो स्थिति है वो आने वाले दिनों में मुश्किल स्थिति में बदल सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और डॉक्टर प्रभात रंजन की माने तो ऐसी स्थिति आने की संभावनाएं ज्यादा है। ऐसे में हमारे देश के नागरिकों को, समाज को, सरकार को, सबको अलर्ट होना है, पहले से तैयारी करनी है, सजग रहना है, सचेत रहना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, एक चीज मैं कहना चाह रहा था, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रीएक्टिवेट करें, और जिन्होंने 2 या 3 वैक्सीन पहले ली है, अभी भी काफी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं किया है, सो दे शुड आल्सो बी वैक्सीनेटेड। एंड सेकेंडली, सेकेंड थर्ड के बाद हमें ये देखना है कि ये जो वैक्सीन हमने पहले ली है वो टाइटर्स, हमारे पास एक स्टडी होनी चाहिए कि उसके भाई हमारे कितने एंटीबॉडी टाइटर्स हैं। मे बी वी नीड अनदर बूस्टर डोज। एज ए डॉक्टर मैंने 3 वैक्सीन लिए हुए हैं, बट उसको लिए हुए भी 3 साल हो गए। So maybe I need another booster dose to increase my immunity. So I think कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये स्टडी करनी चाहिए कि 2 साल के बाद हमारी एंटीबॉडी टाइटर्स कितने रह गए, वेदर हमें
वापस वैक्सीनेशन करें, और इसके प्रति हम इस डायरेक्शन में हमें सोचने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमने अभी वैक्सीनेशन लिया तो विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स वी स्टार्ट डेवलपिंग एंटीबॉडीज इफ दे आर नॉट ऑलरेडी देयर, और बूस्ट भी होंगी अगर ऑलरेडी है। तो बाय द टाइम नवंबर दिसंबर में अगर नई वेव जो डेंजरस आती है उससे पहले हम अपने आप को तैयार कर लें विद वैक्सीनेशन प्रोग्राम, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी बिग बूस्ट कि हम आगे होने वाले खतरे से अपने आप को कुछ हद तक बचा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब, जब आप सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार को वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्पीड अप करना चाहिए, एट द सेम टाइम जनता को भी समझना चाहिए कि हमने अगर 2 वैक्सीन ली है तो हम तीसरी के लिए खुद भी चले जाएं अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। बिल्कुल, वो उसके लिए चक्कर ये है कि ज्यादातर लोग अपने आप आगे नहीं आते हैं। गवर्नमेंट को वापस बूस्ट करने के लिए इसको एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा, अवेयर भी करना पड़ेगा, डॉक्टरों को भी, पैराफेरेनिलिया जो कि नर्सिंग स्टाफ है, दूसरा हॉस्पिटल का स्टाफ है, और उनको वापस वही प्रोग्राम चालू करें कि जिससे लोग वहां पे हॉस्पिटल्स पहुंचे और अपना बूस्टर डोज लगवाएं। आई थिंक इस एंड में हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है, कोरोना को लेकर इस वक्त अभी कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन जो केसेस आ रहे हैं वो इस बात की गवाही है कि ये वेरिएंट जो है वो अपनी दस्तक दे रहा है, पेशेंट्स बढ़ा सकता है। नवंबर दिसंबर आते आते परेशानी बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए सरकार को जरूरत है कि वो हर फेज के लिए तैयारी रखे। इस वक्त वैक्सीनेशन को थोड़ा स्पीड अप करे, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है उनको वैक्सीन लगाई जाए, जिन लोगों के 2 डोजेस हो चुके हैं लेकिन अब उनको बूस्टर की जरूरत है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, उसको भी ठीक करें। और सरकार अपने स्तर पर तैयारियों को इस तरह से करे कि जनता में प्रचार प्रसार बढ़ाएं, कि जनता उसके लिए पहले से जागरूक हो, सतर्क हो, अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि हाइजीन कोरोना में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इन्फेक्शन जो है ये जिस तरह का है, ये ट्रांसमिट होता है, इसलिए लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हमारे आसपास जो लोग आ रहे हैं वो कोरोना से कहीं ना कहीं ग्रसित तो नहीं है, अगर है तो हमें कैसे अपना बचाव करना है। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश रहती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो समाज के साथ साझा करें, सरकारों को सचेत करें, ताकि हम एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हमारी जवाबदेही को पूरा कर सकें। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।